Hello everyone. This is the 10th video of the chapter Biotechnology Principle and Processes. इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक स्टेप्स देखे थे और उन्हीं बेसिक स्टेप्स में एक स्टेप है कि जब हम हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लिमिटेड है और उसको हमें एज अ एक्सपेरिमेंट यूज़ करना है उसको आगे इंट्रोडक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, तो किस तरीके से हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज करते हैं। तो आर्टिफिशियली या सिंथेसाइज करने के लिए या एक तरीके से एम्पलीफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पीसीआर। पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, उसके नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं इन द पीसीआर मशीन। ठीक है, तो पीसीआर मशीन में पीसीआर डिवाइस में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसीआर, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने इन 1985। ठीक है, कैरी मुलिस याद रखिएगा। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन, मतलब हम जिस डीएनए फ्रेगमेंट को चाहते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के एक स्पेसिफिक पोर्शन को, एक स्पेसिफिक रीजन को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा या डिजायर्ड जीन होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो कैन ऑल्सो यूज टू जनरेट अ डीएनए फ्रेगमेंट फॉर क्लोनिंग। दैट मीन्स हम डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो बल्क जीनोमिक डीएनए है, और उस फ्रेगमेंट की भी क्लोनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो आइए देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं पीसीआर जो साइकिल है या पीसीआर रिएक्शन जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें किस तरह से एम्पलीफिकेशन होता है। तो देखिए, मेनली 3 स्टेप इसके होते हैं: डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, तो पीसीआर जो है उसके 3 स्टेप हैं मेनली: डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। एक पीसीआर, एक सिंगल पीसीआर एम्पलीफिकेशन साइकिल में 3 बेसिक स्टेप हैं। कौन कौन से? पहला डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक डीएनए से 2 डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। दूसरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद 2 डीएनए से 4 डीएनए बन जाएंगे। तीसरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद 4 डीएनए से 8 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो पीसीआर में एम्पलीफिकेशन होता है डीएनए का चलता है, और ये ज्योमेट्रिक एम्पलीफिकेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है। ठीक है, हर टाइम ये क्या होता है, वो डबल होता है। देखिए कैसे होता है। अगर हम पहले स्टेप पे ध्यान दें, डीनेचुरेशन। देखिए, डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो टारगेट डीएनए है, जो भी डीएनए को हम जिसको एम्पलीफाई करना है, जिसके डीएनए की हमें क्लोनिंग करनी है, उसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, लगभग अबव 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर देंगे। जिससे क्या होगा, डीएनए का जो स्ट्रैंड, आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, उस जैसे सपोज ये ड्रॉ कर देते हैं, ये डीएनए डबल हेलिकल डीएनए है जो ऐसे आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, ये डबल हेलिकल डीएनए। तो क्या होगा कि उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स इसके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक की पोलरिटी 5 से 3 ये रहेगी और दूसरे की पोलरिटी 5 से 3 ये रहेगी। ठीक है, तो ये पोलरिटी हो गई। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग में क्या होता है? देखिए, एनिलिंग में क्या है, एनिल का मतलब होता है जुड़ना, अटैच होना। और तो होगा क्या कि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड पे एक प्राइमर अटैच करेंगे, एनिल करेंगे, और टेम्परेचर को थोड़ा लो कर देंगे। मतलब जो 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट टेम्परेचर कम कर देंगे, और वहाँ पे एनिलिंग कर देंगे। एनिल क्या होता है, जिसमें एक प्राइमर अटैच होता है जो आपके 3 प्राइम एंड पे प्राइमर अटैच होगा। जैसे पहला स्ट्रैंड है 5 से 3, तो इस तरफ ये प्राइमर अटैच होगा यहाँ पे 3 पे, और दूसरा स्ट्रैंड अगर 3 से 5 इधर है तो एक प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो आपने ये 2 प्राइमर अटैच होंगे, मतलब एक पीसीआर साइकिल में जब 2 डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो 2 प्राइमर अटैच होंगे। ये जो प्राइमर है जो ऊपर की तरफ अटैच हुआ है, इसका डायरेक्शन आपको राइट से लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राइमर है ये रिवर्स प्राइमर है, इसे बोलते हैं रिवर्स प्राइमर। और ये जो प्राइमर है ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये हो रहा है, और ये इस सेंस में, मतलब जो
एक तरीके से ये कहें कि जो आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड जो ये 3 to 5 है, ये आपका इस सेंस स्ट्रैंड पे होगा तो ये आपका है फॉरवर्ड प्राइमर। एंटी सेंस स्ट्रैंड पे होगा फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। और ये जो आपका सेंस स्ट्रैंड है, इस पे आपका जो प्राइमर होगा वो रिवर्स प्राइमर होगा। तो दो प्राइमर होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड। ये दो प्राइमर क्या हैं? ये शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और ये जहाँ पे अटैच होंगे वहीं से ही एक्सटेंशन शुरू होगा। एक्सटेंशन का मतलब है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो यहीं से ही आगे चेन की सिंथेसिस शुरू कर देगा, ठीक है, चेन का इलोंगेशन शुरू कर देगा। देखिए थर्ड प्रोसेस है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के लिए हमें चाहिए क्या? एक्सटेंशन के लिए बेसिकली एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता हो। देखिए यहाँ का टेम्परेचर हाई है। जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे, वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? तो हमें ऐसी स्पेशीज से डीएनए पॉलीमरेज निकालना पड़ेगा जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहती हो। दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कैटेगरी है थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, जिसमें एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है, आपको बता देते हैं, थर्मस एक्वेटिकस ये जो बैक्टीरिया है इसकी स्पेशीज होती है बहुत हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती है, गर्म पानी जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पाई जाती है। तो इसका जो बैक्टीरिया है, जो ये बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स उनका पॉलीमराइजेशन करने के लिए कैपेबल है। तो हम इसी से एंजाइम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसका नेम है टैग पॉलीमरेज। ये याद रखिएगा कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। टैग मतलब है पहला टी है थर्मस और AQ है एक्वेटिकस, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज इज द डीएनए पॉलीमरेज। ये वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो चेन की सिंथेसिस करता है। तो एक तरीके से डीएनए पॉलीमरेज ही है, बट व्हेन इट गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया विच इज थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, तो इसीलिए हम उसका नाम टैग पॉलीमरेज रखा। तो जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है एक्सटेंशन। अब इस डीएनए पॉलीमरेज को, स्टैक पॉलीमरेज को पता है कि जो प्राइमर है उसी को उसको एक्सटेंड करना है, तो रिवर्स प्राइमर को वो इधर से इधर एक्सटेंड कर देगा और जो फॉरवर्ड प्राइमर उसको लेफ्ट से राइट एक्सटेंड कर देगा। इससे क्या होगा कि एक जो चेन है उसके ऊपर एक कंप्लीमेंट्री चेन तैयार हो जाएगी। मतलब दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड थे अब वो दोनों डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हुआ क्या कि एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म हो गए, ठीक है। क्योंकि जो प्राइमर हैं वो डीएनटीपीज जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनटीपीज को वो जोड़ता चला जाएगा और चेन को एक्सटेंड करता जाएगा। जो पहले वाली चेन होगी उसको एज ए कम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट मान करके उसके ऊपर उसके कम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर फॉर एक्सटेंशन इज अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये एक्सटेंशन होता है। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड एंड ईच सेट ऑफ स्टेप इज कंसिडर्ड एज वन साइकिल। मतलब एक बार अगर डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन हुआ तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। दोबारा फिर डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन होगा तो पीसीआर की दूसरी साइकिल होगी। अभी 1 से 2 डीएनए बने हैं, फिर 2 से 4 डीएनए बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये डायग्राम है, आपको यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक आपको ब्लू कलर का है, एक आपको रेड कलर का दिख रहा है। ये 5 to 3 इधर डायरेक्शन में, ये 5 to 3 इधर डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने फर्स्ट स्टेप किया डीनेचुरेशन, आपने देखा होगा डीनेचुरेशन में तो क्या होगा, दोनों 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक। अब क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे दूसरा स्टेप है एनिलिंग। डीनेचुरेशन हो गया, बीच के बॉन्ड टूट गए, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइमर्स होंगे, ये प्राइमर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये प्राइमर्स जाकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक। एक प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया, जो इसका 3 यहाँ पे देखिए ऊपर फर्स्ट सबसे पहले 3 प्राइम एंड था, तो इसके 3 प्राइम एंड पे एक प्राइमर अटैच हो गया और दूसरे स्ट्रैंड के भी 3 प्राइम एंड पे एक प्राइमर अटैच हो गया। ये अब आपका रिवर्स प्राइमर है और ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर है। मतलब कितने प्राइमर यूज हुए एक साइकिल में? 2 प्राइमर, ठीक। अब क्या होगा, ये प्राइमर जो होते हैं ये दूसरी चेन की बिगिनिंग होते हैं। अब क्या होगा, जब तीसरा स्टेप होगा एक्सटेंशन, तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, जो डीएनटीपीस पड़े हुए हैं जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, वो मेन जो टेम्पलेट है उसको देख देख करके एक एक को अटैच करता चला जाएगा और इस तरीके से वो चेन की सिंथेसिस करता जाएगा। तो जो रिवर्स प्राइमर है वो पूरा सिंथेसिस हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी, और फिर जो टैग पॉलीमरेज है ये
इसको भी क्या करेगा, पूरा कंप्लीट सिंथेसिस कर देगा। आपको पता है कि जो डीएनए की न्यू चेन सिंथेसिस होती है, कोई भी चेन सिंथेसिस होती है, वो 5 से 3 डायरेक्शन में होती है, और ये जो चेन सिंथेसिस है ये 5 से 3 डायरेक्शन में। इसका मतलब है जो पॉलीमरेज है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक डीएनए हो गया, ये 2 डीएनए हो गए, तो दैट मीन्स इस तरीके से डीएनए के 4 स्ट्रैंड या कहेंगे 2 डीएनए बन गए। शुरुआत एक डीएनए से ली थी और 2 डीएनए फॉर्म हो गए। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ वन साइकिल जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो 4 हो जाएंगे, और इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलता रहेगा हर साइकिल के साथ। हेंस अगर हम इसको कंप्यूट करें कि अगर n साइकिल चलें तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो हमेशा 2 की पावर n, मतलब अगर 10 साइकिल चली हैं तो 2 की पावर 10, अगर 20 साइकिल चली हैं तो 2 की पावर 20। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, से बहुत बार रिपीट होता है, सो दैट जो डीएनए का सेगमेंट है वो एम्पलीफाई कर सकता है बिलियंस टाइम्स में। मतलब जो एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो हम ले रहे हैं उसको बिलियंस कॉपीज उसकी हम बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद अगला स्टेप है वो है, अब हमारे पास जो हमारा सेलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, जो डिजायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके कई कॉपीज़ हमारे पास आ गई। अब हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पहले भी इसका कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद, कि पहले तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो देयर आर लिखा है कि देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए। लाइगेटेड डीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको एक रेसिपिएंट्स होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए कई मेथड्स हैं। रेसिपिएंट सेल ऑफर आफ्टर मेकिंग देम कम्पिटेंट, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि रेसिपिएंट सेल को, जो भी होस्ट सेल, उसको सबसे पहले कम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जिससे वो जो डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको टेकअप कर सके, उसको रिसीव कर सके अपने सराउंडिंग से। ठीक है, सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंट, अगर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जैसे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, तो हम आसानी से उस ई कोलाई सेल को, एम्पिसिलिन जो है वो ई कोलाई सेल को ट्रांसफ़र हो जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जो नॉर्मल ई कोलाई होस्ट सेल है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको पता है कि अगर उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया तो वो एक तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो ट्रेट है उसको प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अगार प्लेट में जिसमें एम्पिसिलिन है उस पर ग्रो करते हैं, तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगी, मतलब जिसमें रिकॉम्बिनेंट सेल होंगी, वो ग्रो करेंगे, और जितनी भी अनट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई रेसिपिएंट सेल हैं वो विल डाई, मतलब वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर है? सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन, अब देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के होने की वजह से हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक सेलेक्टेबल मार्कर का वर्क करता है। हमने सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में काफ़ी डिटेल दो वीडियोस पहले बता चुके हैं कि आप जो यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, मेनली उसमें हमने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बता दिया है, और दूसरा हमने आपको उसमें ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड में लैक्जेट जीन जो कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है उसको भी बता दिया था। इसके अलावा एक जीन और था जो जीएफपी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को कोड करता है। तो हम ये भी आप लोग को पहले बता चुके हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं बेसिकली जो उनका सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट्स का, वो डिपेंड होता है एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसका सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं पीसीआर साइकिल के थ्रू, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं होस्ट सेल में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में पहुंचा है वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा, क्लोनिंग करेगा, साथ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन भी करेगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट का जीन हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिस भी प्रोडक्ट को हमें कॉमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे चाहिए, वो बैक्टीरियल सेल या वो एनिमल सेल या वो माइक्रोबियल सेल जो भी है वो उस प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगी। देन उस प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे कल्चर कर सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं, और उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे,
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ने पीसीआर साइकिल को डिटेल में देख लिया है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।